नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। बता दें कि देवेंद्र पटेल द्वारा मां नर्मदा में अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। इसी कड़ी में लोगों को जागृत कर नर्मदा को अवैध उत्खननकर्ताओं से बचाने यह परिक्रमा शुरू की गई है। परिक्रमा के दौरान मां नर्मदा की जो दुर्दशा देखने को मिली उसके बारे में देवेंद्र पटेल ने बताया कि 21 दिनों में 400 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा की गई, जिसमें 4 जिले नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद एवं सीहोर से होकर गुजरे। सभी जिलों में मां नर्मदा का बेजा दोहन किया जा रहा है। अवैध उत्खनन के साथ ही नर्मदा तटों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर गेहूं, चना आदि की खेती की जा रही है, जिसमें यूरिया सहित केमिकल युक्त कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जो कि सीधे नर्मदा के जल में मिलकर उसे दूषित कर रहा है। मां नर्मदा में जिस तरह बेधड़क बड़ी बड़ी मशीनों से बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, उससे शासन प्रशासन की मिलीभगत व राजनीतिक संरक्षण साफ जाहिर हो रही है, जिसके चलते जीवनदायिनी मां नर्मदा का अस्तित्व खतरे में है। देवेंद्र पटेल गुड्डू ने बताया कि नर्मदा के अस्तित्व को बचाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। किस उद्देश्य को लेकर यह परिक्रमा की गई थी? कितने दिन रहे आप परिक्रमा में? क्या देखा? संपूर्ण नर्मदा खंड में अपने 4 जिले नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन में जो देखने मिला, भयानक रूप से मां नर्मदा का अवैध उत्खनन जारी है। कहीं से कहीं तक कोई किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। देखने में आता है कि शासन और प्रशासन और रेत का माफिया एकजुट होकर नर्मदा में उत्खनन कर रहा है। मेरे पास वीडियोग्राफ्स हैं, फ़ोटोज़ हैं। 15-15, 20-20 फीट के नर्मदा के अंदर गड्ढे बना दिए गए हैं और सैकड़ों के सैकड़ों ट्रक एक एक खदान से 12-12 घंटे में रेत निकाल रहे हैं। जो देखने मिला वो बड़ा भयावह था। तो अवैध उत्खनन की तो स्थिति भयानक तौर पर नर्मदा के अस्तित्व को संकट पैदा करने वाली सामने आई है। साथ में मैं जब निकला यहाँ से तो एक चीज़ और नई जो देखने मिली कि नर्मदा क्षेत्र के अंदर अकेले नरसिंहपुर में 5 से 10 हज़ार एकड़ भूमि के ऊपर अवैध कब्जा है और उसके ऊपर चना और आपका गेहूं की बोनी की हुई है। और ये बोनी पूरी की पूरी नर्मदा में अपन शुरू करें यहाँ से गाड़ावारा परिक्षेत्र से आप चले जाओ सीधे होशंगाबाद और दूसरी तरफ रायसेन और वहाँ सीएम का जो जैत ग्राम है उसके आगे पीछे से लेकर आप बरमान तक आ जाएं तो पूरी नर्मदा क्षेत्र में अवैध खनन है और उसके ऊपर खेती हो रही है। उसमें जो देखने मिला उसके अंदर यूरिया डाला जा रहा है, कीटनाशक दवाइयाँ डाली जा रही हैं और स्प्रिंकलर से उसकी सिंचाई हो रही है। वो घोल बन के कीटनाशक और यूरिया का सीधा नर्मदा जल में पहुंच रहा है, जिससे आशंका है कि इससे त्वचा रोग जो लोग स्नान करेंगे उनको उत्पन्न होंगे, क्योंकि यूरिया का घोल और कीटनाशक का और जो उसके अंदर पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, उसके अंदर जो जीवाणु रहता है वो भी उसमें खतरे में हो और जीवाणु मरने की पूरी आशंका है। मुख्यमंत्री के गांव में भी पहुंचे होंगे आप। जैत में क्या स्थिति थी उत्खनन की? जैत के पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पूरा ज़बरदस्त अवैध उत्खनन है और मुख्यमंत्री के गांव होने का हमको कहीं भी ये गौरव प्राप्त नहीं हुआ कि यहाँ पर अवैध उत्खनन न हो। नर्मदा का अवैध खनन ही वहीं से प्रारंभ हुआ है, ऐसा देखने में मिलता है। उसके पीछे की खदानों में पोकलेन और जेसीबी लगी हुई हैं, मशीनों को उतार दिया गया नर्मदा क्षेत्र के अंदर और खुलेआम अवैध खनन जारी है। जनप्रतिनिधियों को क्या नाम दिया है आपने? मैंने चूँकि मैं नर्मदा परिक्रमा के भेष में हूँ तो राजनीतिक बात तो वहाँ कर नहीं सकता, मगर जो देखा ईश्वर की और मां नर्मदा की कृपा से जो मुझे शब्द प्राप्त हुआ, वहाँ पर जो अवैध खनन में लिप्त हैं, चाहे वो शासन में बैठे लोग हों, चाहे विधानसभा में बैठे लोग हों, चाहे लोकसभा में बैठे लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ पर मुझे मां नर्मदा की प्रेरणा से उनके लिए एक भाग्यशाली पापी के रूप में एक शब्द मुझे वहाँ पर देने को प्राप्त हुआ, जो मैंने जैत ग्राम में मुख्यमंत्री को भी ये शब्द दिया है। और मुझे ऐसी प्रेरणा मिली है कि भविष्य में ये लोग अगर नर्मदा का इसी तरह से उत्खनन जारी रहा और मां नर्मदा का जो अस्तित्व संकट में है इसको नहीं बचाते तो ये भविष्य में भाग्यशाली पापी के रूप में जाने जाएंगे। आप इतने दिनों से परिक्रमा पर लगभग बहुत से घाट घूमे हैं और पूरे वीडियोग्राफ आपने कलेक्ट किए हैं अवैध उत्खनन के। आज यात्रा का समापन है, अब आगे ये प्रथम चरण था मेरा। जो हनुमान नर्मदा परिक्रमा थी इसका प्रथम चरण समाप्त हुआ है बरमान घाट आके। इसके बाद में उसके पूरे फोटोग्राफ्स और पूरे डिटेल्स बनाकर जहाँ तहाँ जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और देश के कुछ लोगों को मैं इसके ज्ञापन के रूप में प्रेषित करूँगा। उसके बाद हमारा दूसरा चरण प्रारंभ होगा।